साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आर्यम स्टडी 24/7 में। तो साथियों, कल हमारा जो मराठा राज्य चल रहा था वो टॉपिक कंप्लीट हो गया था और मध्यकालीन भारत का इतिहास, इसके अंतर्गत हमारा आज लास्ट टॉपिक है विविध प्रश्नोत्तरी का। यानी जो भी मध्यकालीन भारत के टॉपिक हमने 8 पढ़े हैं मराठा राज्य तक, उसमें से जो भी प्रश्न छूटे होंगे वो इस प्रश्नोत्तरी में जो है कवर हो जाएंगे। तो साथियों चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं मध्यकालीन भारत की विविध प्रश्नोत्तरी। इसमें सारे प्रश्न मिक्स होंगे, तो आप सभी जो है वीडियो से जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। और जो भी साथी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो सभी जो है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। और पहला प्रश्न हमारा है, पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन था? तो ये था जैनक। और इसके बाद जो अगला प्रश्न है, नागर, द्राविड़ और बेसर भारतीय मंदिर वास्तु की 3 प्रमुख क्या हैं? ये शैलियाँ हैं। ठीक है, 3 जो है मुख्य शैलियाँ हैं। आगे अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे है, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है। और आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। इसमें है, किस राजपूत शासक ने जिच मोहम्मद शाही नामक आंकड़ों का समूह बनाया जिससे लोग खगोल संबंधी अवलोकन कर सकें? तो ये बनाया था सवाई जयसिंह ने। अगला प्रश्न, हवा महल कहाँ स्थित है? तो ये जयपुर में स्थित है। अगला चलिए एक बार फिर पढ़ते हैं, हवा महल कहाँ अवस्थित है? तो ये जयपुर में। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? तो ये महाराणा प्रताप से संबंधित है। चूँकि आप सभी को पता है महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। कौन सा कथन 8वीं सदी के संत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है? तो देखिए ये ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न है, लेकिन इसमें सीधे सीधे आंसर दिया गया है वन लाइनर के फॉर्म में। तो उन्होंने प्रयाग को तीर्थराज नाम दिया। ठीक है, ये उनके बारे में जो है गलत है, यानी सत्य कथन नहीं है। खैर इस प्रश्न से ज़्यादा मिलने वाला नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला, जिसे जंतर मंतर कहते हैं, बनवाई थी? तो दिल्ली में जो जंतर मंतर यानी जिसे वेधशाला कहा जाता है वो जयसिंह द्वितीय ने बनवाई थी। अगला प्रश्न, गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है वो स्थित है कहाँ है? दतिया में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो इसमें कहा गया है, कौन बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? तो भास्कर। आगे बढ़ते हैं, कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? तो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र बीड़ा। अगला प्रश्न है, कौन से बृहद मंदिर के प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल के दौरान हुए? तो ये अंकोर वाट मंदिर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो इसमें है, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की? तो साथियों किस कंपनी की बात हो रही है यहाँ पे? तो जीआईपी के नाम से कंपनी थी, यानी ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे ने। ठीक है, तो ये भारत में जो है सर्वप्रथम रेल सेवा प्रारंभ की थी। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ अगले प्रश्न देखते हैं। तो इसमें देखिए कुछ जानकारी है, कुछ निर्माता हैं, कुछ स्मारक हैं। ठीक है, कौन से स्मारक किसके द्वारा बनवाए गए थे वो जानकारी यहाँ पर मिलती है। तो देखिए, अलाउद्दीन खिलजी, तो इनके द्वारा अलाई दरवाज़ा जो कि दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, इसी में अकबर ने क्या बनवाया था? बुलंद दरवाज़ा जो फतेहपुर सीकरी में अवस्थित है। और शाहजहाँ ने मोती मस्जिद जो कि आगरा में है, और औरंगजेब ने मोती मस्जिद वो दिल्ली में। तो साथियों यहाँ पर ध्यान रखना, जो शाहजहाँ ने मोती मस्जिद बनवाई थी वो आगरा में है और औरंगजेब ने जो बनवाई थी वो दिल्ली में है। ठीक है, दोनों का नाम मोती मस्जिद से जुड़ा हुआ है, तो कन्फ्यूजन ना हो इसलिए आप लोग ध्यान रखें।
आगरा यानी ताजमहल, ताजमहल से संबंधित है। इसका मतलब शाहजहाँ ने मोती मस्जिद जो बनवाई वो आगरा में बनवाई। और औरंगजेब की जब बात आएगी तो उन्होंने भी मोती मस्जिद बनवाई, लेकिन वो बनवाई है दिल्ली में। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। चलिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को अंजाम दीजिए। यहाँ पर वर्ष 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेजली द्वारा प्रस्तावित संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक था, तो ये था हैदराबाद का निजाम। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वायसराय था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय था, तो ये था लॉर्ड कैनिंग। साथियों याद रखना, प्रथम गवर्नर जनरल की बात हो रही है भारत का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर चलिए क्या कहा गया है, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की? तो ये की थी श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान के द्वारा अंग्रेजों के साथ। अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु ने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा था? तो ये गुरु गोविंद सिंह ने। अगला देखिए, इसमें कहा गया है किस सिख गुरु ने नानक की जीवनी लिखी थी? तो गुरु अंगद देव ने। और अगला प्रश्न, सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तक किसने किया? ठीक है, फिर से पढ़ते हैं, सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया? ठीक है, तो ये गुरु गोविंद सिंह ने किया था। और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया था? तो ये लॉर्ड क्लाइव द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आज के महत्वपूर्ण। तो साथियों यहाँ पर ये विविध प्रश्नोत्तरी है, तो इसमें सारे मिक्स प्रश्न दिए गए हैं और सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, तो ध्यान से इनको पढ़िए। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है, सुगौली की संधि। ठीक है, तो सुगौली की संधि जो कि 1816 ईस्वी में हुई थी, तो किनके बीच हुई थी ये बताना है आपको। तो इसमें है ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल। तो साथियों याद रखना, ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में सुगौली की संधि हुई थी, जो कि 1816 में हुई थी। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में कहाँ हुई थी? तो ये श्रीरंगपट्टनम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे? तो साथियों याद रखना, सबसे पहले हड़प नीति जो है जब शुरू हुई थी तो उसमें 3 राज्यों को सबसे पहले कब्जे में किया था, झांसी, नागपुर व सतारा। अगला प्रश्न है, किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? तो ये अवध के नवाब। और अगला प्रश्न हमारा है, किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया? तो ये चूड़ामणि यानी कि चूड़ामन। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, इसमें है किसे जाटों का अफलातून एवं जाटों का आदरणीय व विद्वान व्यक्ति कहा जाता है? तो ये सूरजमल को। और अगला प्रश्न है, भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? तो ये नादिर शाह को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। भारत के किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय अंग्रेजी राज्य में किया गया था? तो सिंध का विलय अंग्रेजी राज्य में 1843 ईस्वी में किया गया था। और किसके समय में, यानी किस गवर्नर जनरल के समय में किया गया था? तो वो लॉर्ड एलन बरो। सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? तो सिंध विजय का श्रेय सर चार्ल्स नेपियर को दिया जाता है। और अगला प्रश्न है, ठगी प्रथा। ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल थे? तो ये थे विलियम बेंटिंग। अगला प्रश्न है, वोडेयार कहाँ के शासक थे? तो वोडेयार मैसूर रियासत के शासक थे। अगला प्रश्न देखिए, टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? तो अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, श्रीरंगपट्टनम में थी। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया था,
तो क्लाइव को बंगाल का गवर्नर 1758 ईस्वी में बनाया गया था। अगला प्रश्न, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंक, क्योंकि हम लोग आगे ऊपर पढ़ चुके हैं। और अगला प्रश्न, द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? तो ये वारेन हेस्टिंग ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो सर्वाधिक विरोध अंग्रेजों का मराठों ने ही किया था। और ये महत्वपूर्ण प्रश्न, प्लासी का युद्ध। तो प्लासी का युद्ध अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व का था। क्यों? क्योंकि इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया और उसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया था। तो साथियों याद रखना यहाँ पे प्लासी का युद्ध जो कि 1717 था, जिसमें जो है अंग्रेजों की जीत हुई थी और जो है संपूर्ण भारत में ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया था। तो बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी, उसमें उनका उद्देश्य क्या था? भाई जो ब्रिटिश सरकार थी वो भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी, इसमें जो है उसका उद्देश्य जो था भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव सुदृढ़ करना। अगला प्रश्न है, प्रशासनिक अव्यवस्था यानी कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? तो अवध को। अगला प्रश्न हमारा है आदि ग्रंथ। तो आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? तो आदि ग्रंथ गुरु अर्जुन ने जो है संकलित किया था। अगला प्रश्न है, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? तो ये जो नींव पड़ी थी लॉर्ड मैकाले के द्वारा 1835 में। अगला प्रश्न है, पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक कौन थे? तो रणजीत सिंह थे। आगे बढ़ते हैं, किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद में डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया? तो ये किया था हैदर अली ने। किस मुगल बादशाह ने 1733 ईस्वी में बिहार की सूबेदारी बंगाल के नवाब शुजाउद्दीन को प्रदान की? तो ये मोहम्मद शाह रंगीला ने। अगला है, अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह था? तो ये था शाह आलम द्वितीय। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल था? तो ये था लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, डलहौजी ने ही जो है गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था और इसी के अंतर्गत झांसी, नागपुर, सतारा को अपने कब्जे में लिया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, पंजाब के राजा रणजीत सिंह को रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी ये बताना है। तो ये है लाहौर। ठीक है, अगला प्रश्न है, हैदर अली की मृत्यु 1782 में जो है किस युद्ध के दौरान हुई थी? तो ये हुई थी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1782 ईस्वी में। तो अगला प्रश्न देखिए, इसमें है ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे? तो ये लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न है, सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? तो ये दो प्रथाएं थी, एक सती प्रथा और एक ठगी प्रथा। इन दोनों को समाप्त करने का जो श्रेय है वो लॉर्ड विलियम बेंटिंक को जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? तो ये सादत खां बुरहान उल मुल्क। और अगला प्रश्न है, किसने मीर कासिम तथा शुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी पर युद्ध घोषित किया और वे बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए? तो शाह आलम द्वितीय। अगला प्रश्न देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन था? तो उस समय जो मुगल सम्राट था वो था
अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय। और अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? तो ये था वारेन हेस्टिंग। अगला प्रश्न देखिए, इसमें कहा गया है नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण था। तो ये था अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया। अगला प्रश्न हमारा, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति संबंधित है। तो ये वारेन हेस्टिंग से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इलाहाबाद की संधि 1765 के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो ये बनाया था मोहम्मद रजा खान को। अगला प्रश्न है, किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया? तो साथियों याद रखना, रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान राजा सिताब राय को नियुक्त किया। किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने। अगला जो प्रश्न है, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था? तो ये शाह शुजा से। अगला देखिए, तो अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया? तो ये था सर आयरकूट। और अगला प्रश्न है, महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे? तो महाराजा रणजीत सिंह के जो उत्तराधिकारी थे वो थे खड़क सिंह। और अगला हमारा प्रश्न है, तो साथियों आज इतने ही प्रश्नों को लेते हैं, काफ़ी प्रश्न अभी बचे हुए हैं वो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो ये अंतिम प्रश्न बनेगा हमारा आज का, किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? तो गुरु अर्जुन देव ने। ठीक है, तो ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न आज की वीडियो का। और बहुत सारे प्रश्न अभी बचे हुए हैं तो उसको हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। तो चलिए साथियों, इन प्रश्नों को आप लोग कवर करें, तैयार करें। मिलते हैं फिर कल अगले वीडियो में पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।